हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। आज से स्टार्ट हो रही है आप लोगों की क्लास 9th की फ़िज़िक्स। ठीक, तो हम इस सीरीज़ में चैप्टर वाइज आपके हर एक चैप्टर को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आपके फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर गति है। तो आइए जानते हैं गति क्या है। ठीक, और गति को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो गति की परिभाषा ये कहती है कि यदि कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है समय के साथ अपने स्थान या स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। समय के साथ का मतलब यदि समय बढ़ता जा रहा है, वस्तु और समय के साथ अपने स्थान को बदल रही है, इसका मतलब गतिमान अवस्था में है। देखिए, उदाहरण के लिए समझाया गया है कि मान लेते हैं कोई वस्तु ए है, यदि वो 10 बजे इस जगह पर थी और आप देखते हैं कि 10:01 पर अब वो कहाँ है, इस जगह पर है। यानी समय बदला और समय बदलने के साथ साथ उस वस्तु के स्थान में भी परिवर्तन हो गया। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वस्तु क्या है, गतिमान अवस्था में है, गति कर रही है। यदि मान लेते हैं कि 10 बजे वस्तु यहाँ पर है और 10:05 हो गया तब भी वस्तु यहीं पर है, तो समय तो बदला मगर समय के साथ स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए कहेंगे कि वस्तु गतिमान अवस्था में नहीं है। तो पहली चीज़ ये हो गई कि समय के साथ स्थान भी बदल रहा है, इसका मतलब वो गति की अवस्था में है। ठीक, और एक चीज़ होता है कि स्थान न भी बदले, केवल अपनी स्थिति बदले तब भी उसे गतिमान अवस्था में कहते हैं। स्थिति का मतलब जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मान लेते हैं कि इस समय कुछ टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं कि 8 बजा है। ठीक, और 8:01 पर आप देखते हैं तो अब मैं इधर की ओर हूँ, तो मैंने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया, मैं तो हूँ उसी स्थान पर, परंतु मेरी स्थिति बदल गई है। पहले मेरा चेहरा इधर की ओर था, अब मेरा चेहरा इधर की ओर है। तो इस स्थिति को भी आप कहेंगे कि वस्तु क्या है, गतिमान अवस्था में है। मतलब अपने स्थान को बदल दे तब भी गतिमान अवस्था में, अपनी स्थिति को बदल दे मतलब इस समय इधर की ओर है, दूसरे समय इधर की ओर मुड़ जाए, तो ये किस अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है। ठीक, तो ये हो गई गति की परिभाषा। अब आगे दिया गया है गति के प्रकार। तो समझते हैं गति कितने प्रकार की होती है। तो पहली गति दी गई है सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति। तो जैसा नाम है वैसी ही गति है। पहला कहा गया सरल रेखीय गति। सरल रेखी का मतलब होता है सरल रेखा, और सरल रेखा कैसी होती है, एकदम सीधी। ठीक, तो यदि कोई वस्तु इस तरह गति कर रहा है कि बस केवल सीधे चलते हुए जा रहा है, ठीक, तो उस गति को कहेंगे कि वो कौन सी गति है, सरल रेखीय गति। जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाए तो बंदूक से निकली हुई गोली। जब भी कोई बंदूक से गोली फायर करता है तो ऐसा नहीं कि गोली इस तरह लहरती हुई जाती है, ऐसा नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट जाएगी और जाकर के अपने लक्ष्य को भेद देगी। तो इस प्रकार की गति कहलाएगी सरल रेखीय गति। ठीक, तो स्थानांतरीय गति क्या होती है। ठीक, तो सरल रेखीय गति कि जब कोई छोटा कण या छोटी वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम कहते हैं सरल रेखीय गति, मगर जब कोई बड़ा पिंड एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे कहते हैं स्थानांतरीय गति। जैसे सड़क कैसी है, सीधी है, और सड़क पर चल रही है कोई बस। ठीक, मान लेते हैं इस पर चल रही है कोई बस, तो बस क्या है, वो भी सीधी रेखा में जा रही है, मगर ऑब्जेक्ट क्या है, यानी वस्तु क्या है, बड़ी है। तो यदि छोटी वस्तु सरल रेखा में गति करेगी तो उसे कहेंगे सरल रेखीय गति। यदि कोई बड़ा पिंड सरल रेखा में गति करता है तो उसे कहते हैं स्थानांतरीय गति। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। तो पहली गति हो गई। दूसरा देखिए, दूसरा कहा गया वृत्ताकार गति या तो घूर्णन गति। वृत्ताकार का मतलब क्या है, सरल रेखा का मतलब था कि सीधी रेखा में गति कर रहा है। वृत्ताकार का मतलब हो गया यदि कोई वस्तु इस प्रकार के पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाएगा, वृत्ताकार गति। जैसे दौड़ने वाला ट्रैक होता है, ठीक, जिसमें बच्चे दौड़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं, ठीक, तो दौड़ने वाला जो ट्रैक है वो वृत्ताकार है। तो इस पर यदि कोई वस्तु गति कर रही है, दौड़ रही है, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार गति। ठीक, अब समझिए घूर्णन गति क्या होती है। अब जैसे ये वृत्त बड़ा है तो वृत्त की त्रिज्या जानते हैं, यदि कोई वृत्त खींचा गया तो उसका कोई केंद्र होगा, केंद्र का मतलब मध्य बिंदु। ठीक, और इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है,
त्रिज्या कहलाती है। ठीक, तो वृत्त जितना बड़ा होगा त्रिज्या उतनी बड़ी होगी। तो हो सकता है कोई बड़े क्षेत्र में बड़े वृत्त पर दौड़ रहा हो सकता है कोई छोटे वृत्त पर, हो सकता है इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। अगर करते जाएं, बनाते जाएं, ठीक, तो आप देखिए लास्ट में क्या मिलेगा, एकदम छोटा। ठीक, तो एक जो बिंदु होता है, ठीक, जो बिंदु होता है वो भी अपने आप में क्या होता है, एक वृत्त होता है। जो बिंदु है वो भी क्या है, एक वृत्त है। इसकी त्रिज्या बहुत अधिक है, इसकी त्रिज्या इससे कम है, इसकी त्रिज्या इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है। यानी आकार जितना छोटा होता जाएगा त्रिज्या उतनी घटती जाएगी। तो जो बिंदु होता है उसकी त्रिज्या को कहा जाता है लगभग 9 के बराबर। तो ये भी एक वृत्त ही, परंतु उसकी त्रिज्या 9 के बराबर है। तो जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु पर स्थिर होकर के गति करती है तो उसको कहा जाता है घूर्णन गति। ठीक, कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है परंतु एक ही जगह खड़े होकर के, जैसे आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा। ठीक, लट्टू एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है और वहीं पर गोल 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 क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति। जैसे साइकिल का पहिया देखा होगा आपने, साइकिल का जो पैडल होता है, पैडल चलाकर छोड़ दिया, साइकिल का पहिया उसका जो धुर्रा होता है एक ही जगह फिक्स है और साइकिल का पहिया क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस प्रकार की गति घूर्णन गति कहलाएगी। जैसे पंखा हो गया, ठीक, पंखा एक पॉइंट पर फिक्स होता है और चारों ओर क्या करता रहता है, गति करता रहता है। तो कोई भी वस्तु यदि एक फिक्स पॉइंट पर खड़े होकर के या एक निश्चित बिंदु पर रुक करके अपने चारों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति कहलाएगी घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करेगी तो वृत्तीय गति, यदि वो एक पॉइंट पर स्थिर होकर के गति करेगी तो उसको कहा जाएगा घूर्णन गति। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे गति के प्रकार में दिया गया दोलन गति या काल्पनिक गति। तो दोलन गति क्या होती है, दोलन का मतलब होता है दो दिशाओं में, कि यदि कोई वस्तु है, ठीक, उसको किसी चीज़ से यदि लटका दिया जाए, मान लेते ये, ठीक, अगर उसको किसी चीज़ से लटका दिया जाए तो वो ऐसे आकर के सीधे लटक जाएगी। ठीक, और मान लीजिए एक धागा लीजिए, धागे में कोई एक वस्तु बांधिए या पत्थर बांधिए, उसको जैसे ही आप छोड़ेंगे एक बिंदु पर आकर रुक जाएगा। और जब आप उसको थोड़ा सा धक्का देंगे तो वो क्या करेगा कि ये जो पिंड है वो कुछ दूर आगे की ओर जाएगा, मान लेते हैं यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद वापस आएगा, और वापस आएगा तो यहीं पर नहीं रुकेगा, फिर पीछे की ओर भी जाएगा, तो ऐसे जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ वस्तु होती हैं कि अब इधर भी गति कर रही है, फिर उसके बाद इधर भी गति कर रही है। तो ये जो स्थिति है, ठीक, मध्य वाली है। मध्य का मतलब बीच में, ठीक, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। तो इसको नाम दिया गया माध्य अवस्था। माध्य अवस्था, कि यदि किसी वस्तु को किसी धागे या रस्सी से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो उसको कहते हैं माध्य अवस्था। और दोलन गति किसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य अवस्था से दोनों दिशाओं में गति करे तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है दोलन गति। जैसे आप लोगों को एक व्यवहारिक उदाहरण, व्यवहारिक का मतलब जिसे आप सामान्य जीवन में देख सकते हैं, उसका उदाहरण है झूला। जब सावन के महीने में झूला डाला जाता है तो झूला बीच में रुका है, वो इधर भी गति करेगा फिर इधर भी गति करेगा। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, दोलन गति। ठीक, अब देखिए, अब कोई वस्तु दोलन गति कर रही है तो अब जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक, ऐसे समझिए कि दोलन गति कर रही है तो इधर भी गई इधर भी गई, ठीक, परंतु इधर और इधर जाने का एक निश्चित बिंदु होगा ना। ऐसा थोड़े नहीं कि ये एकदम घूम जाएगा ऐसा, ठीक, अगर ऐसे घूम जाएगा तब तो ये वृत्त बना देगा, ठीक, तब तो वृत्ताकार गति हो जाएगी। अब जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो एक निश्चित बिंदु तक, ऐसा नहीं कि एकदम घूम कर इधर आ जाएगी। तो यानी जैसे झूला ही होता है, तो आप जब झूले में झूलते हैं तो ऐसा कि नहीं कि आपने झूला ऐसा मार दिया कि आपका झूला यहाँ से यहाँ चला गया तो जो लोग ऊपर बैठे सब लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी एक निश्चित बिंदु होता है कि कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। तो ये मध्य बिंदु हो गया और उसके बाद एक फिक्स पॉइंट होगा कि बस इससे ज़्यादा और नहीं जा सकता।
तो माध्य स्थिति और जो अधिकतम विस्थापन होता है इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आयाम। ठीक, इसको हम किस नाम से जानते हैं? आयाम के नाम से। कि माध्य स्थिति और अधिकतम विस्थापन, यानी जितना अधिक से अधिक जा सकता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। ठीक, तो जब अब आयाम आपको बड़ा दिखेगा, झूला है तो वहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो उसके बीच का आयाम क्या है? बहुत बड़ा है। आयाम छोटा भी हो सकता है। तो जब यही आयाम घटते घटते बहुत कम हो जाए, इतना कम कि कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति से केवल थोड़ा सा इधर जा सके और थोड़ा सा उधर जा सके, तो इस प्रकार की गति कर रही है कि ऐसे है, बस थोड़ा सा इधर जा रही है, फिर थोड़ा सा इधर, ऐसे 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 बस कर रही है। ठीक, और दोलन गति में क्या है कि इधर गया इधर गया। ठीक, अपने माध्य स्थिति से इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो विस्थापन अधिक है। ठीक, परंतु अब केवल ऐसे 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 इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, मगर बहुत कम कम, यानी इनके बीच का आयाम क्या हो गया है? बहुत कम हो गया है। तो जब दोलन करती हुई वस्तु का आयाम बहुत कम हो जाए तो उस प्रकार की गति को कहा जाता है काल्पनिक गति। जैसे छत वगैरह पर यदि कोई छड़ लगा हो तो आप उसे खींचकर जैसे ही छोड़ते हैं तो वो ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करता है, वो एक जगह पर रहेगा और बस थोड़ा सा इधर 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 करके कंपित करता रहेगा, यानी कांपता रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? काल्पनिक गति। जैसे धनुष की प्रत्यंचा होती है, जो धनुष में लगी होती है उसको जैसे ही आप खींचते हैं वो क्या करेगा? एक जगह पर वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है काल्पनिक गति। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, उनको भी समझना जरूरी है। तो पहला दिया गया है रेफरेंस पॉइंट, यानी निर्देश बिंदु। समझिए, निर्देश बिंदु बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, यदि कोई आपसे पूछे कि कश्मीर कितनी दूरी पर है, ठीक, तो कुछ लोग कहेंगे 50 किलोमीटर, कुछ कहेंगे 25 किलोमीटर, कुछ कहेंगे 30 किलोमीटर। तो सबका जवाब अलग अलग क्यों आ रहा है? ठीक, क्योंकि हो सकता है कि कश्मीर मान लेते हैं यहाँ पर है और हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो यहाँ पर रहता है, तो ये कहेगा कि 25 किलोमीटर इसका उत्तर है। अगर हमने इससे पूछा तो ये कहेगा 50 किलोमीटर है। अगर हमने इससे पूछा तो ये कहेगा कि मान लेते हैं 60 किलोमीटर है। ठीक, ऐसे ऐसे। तो अगर कोई आपसे कहे कि कश्मीर 60 किलोमीटर है तो आप कैसे मान लेंगे? मान लेते हैं कि आपका घर किसी स्थान विशेष से, कि मान लेते हैं कि आप यहाँ पर हैं, एक बिंदु मान लेते हैं कि आपका घर ए है और आप गए हैं कहीं पर घूमने 5 किलोमीटर दूरी के बाद बी जगह पर। यदि कोई व्यक्ति आकर पूछता है कि आपका घर कितने किलोमीटर पर है, ठीक, तो आपने कह दिया 10 किलोमीटर, तो आप तो झूठे हो गए। ठीक, फिर एक कोई व्यक्ति मिलता है आपसे, फिर पूछता है अरे बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? फिर कहेगा हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है। अब आपने 10 किलोमीटर बता दिया। कोई मिला, आप उससे कह दिए कि हमारा घर 15 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब आप तो इतना झूठ बोलते जा रहे हैं, मगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ठीक, क्योंकि पूछने वाले की गलती है, ये आपकी गलती नहीं है। पूछने वाले को बताना चाहिए ना कि यहाँ से आपका घर कितना किलोमीटर है। जैसे आप यहाँ पर हैं और मान लेते हैं कि यहाँ से एक बिंदु सी है जहाँ से आपके घर की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो उसने ये थोड़े पूछा कि सी से तुम्हारा घर कितना किलोमीटर है, ना ही ये पूछा कि बी से। तो हम कुछ भी बोले, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, सारे के सारे जवाब सही है। इसका मतलब है कि एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जहाँ से हम माप कर बता सकें कि कोई वस्तु कितनी दूरी है, नहीं तो उत्तर अलग अलग आता रहेगा। कोई पूछेगा कि अमेरिका की दूरी कितनी है, कोई कहेगा 500 किलोमीटर, कोई कहेगा 1000 किलोमीटर, कोई कह रहा है 2000 किलोमीटर, कोई कह रहा है 3000 किलोमीटर। सबका उत्तर सही है। मगर कोई पूछे कि भारत से अमेरिका के बीच की दूरी कितनी है, तब सबका उत्तर एक जैसा होगा। कहने का मतलब है कि एक निश्चित बिंदु होना चाहिए जहाँ से आप किसी वस्तु की दूरी को माप सकें या गति को माप सकें,
तो उस बिंदु को कहा जाता है निर्देश बिंदु। ठीक, तो निर्देश बिंदु किसे कहते हैं कि वह निश्चित बिंदु जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की दूरी या गति को मापा जाता है उसे हम कहते हैं निर्देश बिंदु। तो एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। जैसे कोई कहे, मान लेते हैं कि धानापुर कितने किलोमीटर है, तो आपका उत्तर 10 भी आएगा, 20 भी आएगा। ठीक, 50 भी कह देंगे तब भी सही है, क्योंकि उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि कहाँ से। अब वो कह दे कि अमादपुर से धानापुर कितने किलोमीटर दूरी पर है, तब कहेंगे 5 किलोमीटर, क्योंकि अमादपुर से धानापुर के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो कहने का मतलब एक निश्चित बिंदु होना ही चाहिए। ठीक, तो वही निश्चित बिंदु रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। अगला दिया गया दूरी किसे कहते हैं। ठीक, तो दूरी क्या है, साधारण सी चीज़ है। कोई भी व्यक्ति जितनी लंबाई तय करता है उसी को क्या कहते हैं, दूरी तय कहते हैं। ठीक, आपने 100 मीटर की लंबाई तय की तो आप द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 100 किलोमीटर। तो किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई लंबाई, तय की गई लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। उसके बाद आता है विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। या दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो सबसे छोटी हो उसको कहते हैं विस्थापन। जैसे मानिए कि कह दिया गया कि ए है और ये बिंदु बी है। अब ए से बी तक जाने के कई रास्ते हैं। आप हो सकता है कि ऐसे घूमकर ऐसे जाएं बी के पास, हो सकता है कि आप ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर यहाँ पर पहुँचे। ठीक, और एक हो सकता है कि आप ऐसे चले जाएं। ठीक, तो ऐसे घूम कर गए तो आपको लगा 30 किलोमीटर, इस तरह गए तो आपको लगा 25 किलोमीटर, इस तरह गए तो आपको लगा 8 किलोमीटर। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इसमें से विस्थापन किसे कहेंगे, इसको दूरी कहा जाएगा, इसको दूरी कहा जाएगा, परंतु इसको क्या कहा जाएगा, विस्थापन। क्योंकि ए से बी तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा है, ये है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, विस्थापन। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा उसका क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक, याद रखिए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली